नमस्कार, जय जोहार। आज एक नए विषय को लेकर के हम आपके बीच आए हैं। आज भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, व्यापम की परीक्षाओं और छत्तीसगढ़ पीएससी की मुख्य परीक्षा में इतिहास एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन के हमारे सामने आता है। पीएससी की जो प्री की एग्ज़ाम होती है उसमें 7 से लेकर के 10 नंबर का केवल इंडियन हिस्ट्री आता है और 7 नंबर का आपका 6 से 7 नंबर का छत्तीसगढ़ का इतिहास आता है। मेंस के सिलेबस में आपका 75 नंबर का भारत का इतिहास है और 75 नंबर का छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो इस कुल मिला के इतिहास का आपके सिलेबस में बहुत वेटेज है। तो अपन लोग भारतीय इतिहास पे आज चर्चा करते हैं। देखिए, इतिहास सबसे पहले तो वही पुराने फंडामेंटल बेसिक चीज़ों से अपन शुरू करते हैं कि इतिहास क्या है। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि किसी भी काम को आप क्यों कर रहे हो, तो इतिहास क्यों पढ़ते हो, इतिहास का क्या महत्व है। इतिहास का महत्व क्या है, तो हम कल की घटनाओं को जानकर ये आकलन करते हैं कि हमारा आज का जो जीवन है उसमें हम जो करेंगे उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। क्योंकि हमारे सामने अनेक ऐसी घटनाएं रहती हैं जिनका परिणाम हमको पता रहता है कि ऐसा ऐसा अशोक ने किया तो उसका परिणाम ये हुआ, अकबर ने ऐसी नीति अपनाई तो उसका परिणाम ऐसा हुआ, और औरंगजेब ने ऐसी नीति अपनाई तो उसका परिणाम ऐसा हुआ। तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, उदाहरण रहते हैं, जिससे हम अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में। और आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके जितने भी सब्जेक्ट विषय हैं सभी से एक कनेक्टिविटी बनाता है। देखिए, इतिहास के बारे में एक भ्रांति बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में रहती है कि बाकी जो विषय हैं उनका कहीं ना कहीं महत्व है। जैसे भूगोल पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि पर्वत है, पहाड़ है, वर्षा हो रही है, ठंडी आ रही है। कई बच्चे सोचते हैं कि इतिहास का क्या महत्व है, वो तो एक बीती हुई घटना है। लेकिन ये सोचना आपका एक भ्रम है। इतिहास बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास पढ़ने के बाद आपको कई समाजों का, कई राजाओं का, कई सभ्यताओं का, कई प्रकार के व्यक्तित्व का, कई प्रकार के घटनाओं का, ये सब की आपको जानकारी मिलती है। और ये सब आपकी पूरे सामान्य अध्ययन में एक समझ विकसित करने में, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो भूगोल ही क्यों ना हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, सबके बारे में आपकी समझ विकसित करने में इतिहास विषय मदद करता है। इसलिए मेरे विचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अब तैयारी के शुरुआती समय में ही इतिहास को हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अब इतिहास क्या है, तो हम सब जानते हैं कि कल की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है ना। तो बीती हुई घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है इतिहास। ठीक है, तो क्या है, तो बीती हुई घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। यहां पर याद रखेंगे कि इतिहास जो है वो अनिवार्यतः मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मानव सभ्यता से। मतलब हम लोग जियोलॉजी के इतिहास को यहाँ पर इतिहास के रूप में नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री जब एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग वो 10 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले, अरबों खरबों साल पहले वहाँ नहीं जाते हैं। हम केवल कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक मानव का हमको अस्तित्व मिलता है। कहीं 13 लाख साल पहले मिलता है, कहीं 20 लाख साल पहले मिलता है, कहीं 2 लाख साल पहले मिलता है। तो जहाँ पर से हम मानव को देखने लगते हैं वहीं पर से, और मानव भी कैसे? एक सभ्यता के रूप में। जैसे पाषाण काल की एक सभ्यता थी, उसके बाद हड़प्पा की एक सभ्यता थी। तो एक सभ्यता के रूप में जब इंसान दिखेगा, समूह में रहेगा, वहीं पर से हम इतिहास मानेंगे। ना कि जब हमारी धरती बन रही थी, सौरमंडल बन रहा था, वो इतिहास का हिस्सा नहीं है। तो इतिहास के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? मानव सभ्यता। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को स्टूडियस और पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन हो गया, बोरिंग टाइप का। चलिए थोड़ा और इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इतिहास को कैसे जानते हो? जैसे मुझे बताओ, आपके साथ कल क्या हुआ था, ये आपको कैसे पता? आपके मेमोरी में स्टोर है? आपके पापा जी के साथ बचपन में क्या हुआ था, ये आपको कैसे पता? उनके मेमोरी में स्टोर है?
आपके दादाजी के साथ क्या हुआ था बचपन में, ये कैसे पता? उनके मेमोरी में स्टोर है, या तो उन्होंने डायरी में लिखा होगा, मेमोयर लिखा होगा। लेकिन उनके दादाजी, दादाजी के दादाजी, उनकी मेमोरी तो अब चली गई ऊपर, तो उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा? उसका दो तरीका है। अपने दादाजी के दादाजी, उनके बारे में अगर पता करना है तो या तो वो कोई डायरी लिख के छोड़े होंगे, या तो उनका कोई सामान मिल जाएगा। भाई हो सकता है उनका कपड़ा मिल जाए तो पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े थे, या तो उनकी कोई पेन मिल जाए, ठीक है, या तो कोई उनका लिखा हुआ मिल जाए, कुछ लिखित चीज है, तो उससे पता चल जाएगा उनके बारे में। तो हमको इतिहास जानने के दो स्रोत मिलते हैं, दो तरीके से हमको पता चलता है कि पहले क्या हुआ था, आज से 200 साल, 400 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, और जहां तक मानव सभ्यता थी वहां तक। तो हम क्या करते हैं, दो प्रकार के स्रोत को यूज करते हैं। एक होते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये ऐसे स्रोत होते हैं जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो खुदाई से प्राप्त होने वाले स्रोत को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें हड्डी हो सकता है, मृदभांड हो सकता है, औजार हो सकते हैं, इसमें आपके गहने ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या स्रोत होता है आपका, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब लिटरेरी, लिखा हुआ, जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, या कोई विदेशी यात्री आज से 1000 साल 2000 साल पहले आया था, उसका विवरण। एक व्यक्ति का नाम सुनो ना, इब्न बतूता। वो इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने कुछ लिखा। या एक दूसरा व्यक्ति का नाम हम लोग सुनते हैं, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनान का एक यात्री था। वो जब भारत आया तो उसने भारत के बारे में कुछ लिखा, तो वो लिखा हुआ वो अपने देश ले गया, यूनान, पहले उसको ग्रीस बोलते हैं आज, है ना। तो ग्रीस में ले गया, वहां पर उसके बाकी आने वाले राइटर्स ने जो लिखा, या उसकी किताब ही मिल गई मान लीजिए हमको, तो वैसे हमको एक लिखित स्रोत मिलता है। तो लिखित स्रोत को क्या बोलते हैं, लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास जानने के कितने स्रोत हो गए, दो स्रोत हो गए, पहला पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण पूछेगा कोई तो आप क्या बता दोगे, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, औजार, ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी मिली तो वो क्या होगा, पुरातात्विक स्रोत होगा। लेकिन ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है, ये पुराण ग्रंथ है, तो ये सब क्या है, ये साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। आगे इसको हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे अभी। देखो क्या होता है, अब आप समझ गए कि इतिहास क्या है, तो भाई बीते कल का अध्ययन है। कैसा अध्ययन है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा आज की प्रासंगिकता को भी ध्यान में रखते हैं, है ना, कि आज के लिए क्या प्रासंगिक है। जैसे हम लोग भारत में अभी क्या है, इंग्लैंड की महारानी का इतिहास नहीं पढ़ते, लेकिन भारत की स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो इतिहास हमेशा आज से प्रभावित होता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो इतिहास को लिखने का वो भी पैटर्न भी थोड़ा बदलते जाता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या समझ लिया, इतिहास का क्या महत्व है, तो ये क्या करता है, कल के बहुत सारी घटनाओं को हमको रिजल्ट के साथ दिखाता है। मतलब हम लोग अपने आज और अपने आने वाले कल की प्लानिंग कर सकते हैं, हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, ठीक है। हमारी समाज के प्रति समझ विकसित होती है, व्यक्ति के प्रति समझ विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया इतिहास के स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत हो गया और एक साहित्यिक स्रोत हो गया। अब जो भारत का इतिहास है, इस इतिहास को हम लोग बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को एक सांस में सीधे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप देखे होंगे जब आप किताब खोलते हो तो उसमें चैप्टर डिवाइडेड रहता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो वैसे ही हम लोग के इतिहास का ब्रॉड कितना चैप्टर है, 3 चैप्टर। कितना चैप्टर, 3 चैप्टर। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें नए बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, और मैं इसका बहुत अच्छे से सरल भाषा में आपको समझाता हूं। देखो 3 हमारा सब डिवीजन होगा इतिहास का, वो भी भारतीय इतिहास का, ठीक है, भारतीय इतिहास का। तो हम लोग सबसे पहले बोल देंगे प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा बोल देंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा बोल देंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक को बोलते हैं सिंपली हिस्ट्री। सिंपली हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा समय जब ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है, ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है या साहित्यिक स्रोत मिला है, ना तो कोई साहित्यिक स्रोत मिला है और ना ही कोई लिपि मिली है, ठीक है। बड़ा सिंपल सी बात है। हड्डियां मिलेंगी, बर्तन मिलेंगे, ठीक है, जानवरों की हड्डी मिलेगी, औजार मिलेंगे, जैसे कुल्हाड़ी मिल जाएगा आपको, ठीक है, हथौड़ा मिल जाएगा आपको, तो इस तरीके का। तो चित्र वगैरह मिल जाएगा जैसा पाषाण काल में अपने को मिलता है। तो ये समय क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा, जब कोई लिखा हुआ साक्ष्य कुछ नहीं मिलता, कोई साहित्य नहीं मिलता, कोई किताब पुस्तक कॉपी नहीं मिलती। दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा समय है जिसके संबंध में हमको साहित्यिक स्रोत मिला है। जिसका साहित्यिक स्रोत मिला उसकी लिपि नहीं मिली, और जिसकी लिपि मिली उसको हम पढ़ नहीं पाए। थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको छोड़ दो। ऐतिहासिक में आते हैं। ऐतिहासिक काल ऐसे समय है जिसके बारे में हमको पुरातात्विक, मतलब खुदाई से प्राप्त अवशेष, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो अभिलेख शिलालेख हो, प्लस साहित्यिक, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों मिलेंगे, और लिपि है और उसको पढ़ भी लिए हैं अपन। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करके समझना चाहो तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिला है और उसको अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल वो समय है जिसके संबंध में कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है, कोई साहित्य नहीं मिला है अपने को। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर साहित्य मिला है तो वो लिखा हुआ तो होगा ही होगा। ये तो हमारे को पता है ना भाई, अगर कोई किताब है तो लिखी तो होगी कभी ना कभी किताब। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने एक रहस्य का उद्घाटन करना चाहूंगा। हमारे जो वेद हैं, हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए छोड़िए। तो जो हमारे वेद लिखे गए हैं वो हमारे वेद बाद में लिखे गए हैं। शुरुआत में उनकी कोई लिपि नहीं थी, उनको लिखा नहीं गया है। आपके लिए अभी ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस समय पूरे नॉलेज का जो ट्रांसफर होता था, वैदिक काल में जो ज्ञान का ट्रांसफर हुआ, वो ज्ञान का जो ट्रांसफर हुआ उसका ट्रांसफर होता था मौखिक रूप से। बोल बोल के श्लोक की रचना करते थे और बोल बोल के याद करवा करवा के विद्यार्थियों को वेदों में दक्ष करते थे, ठीक है। तो वेद अध्ययन करवाते थे। तो उस समय लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो जो हमारा वैदिक काल है वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि उस समय का साहित्य तो मिला लेकिन लिपि नहीं मिली। पहले में टिक कर लिए साहित्य में और दूसरे में लिपि नहीं मिली। दूसरा है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो मिल गई लेकिन उसको पढ़ पाए हैं क्या? नहीं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि मिली लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो ये जो डाउटफुल वाला समय है ना, ये कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और एकदम क्लियर कट समय है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, जिसमें कोई साहित्य मिला ही नहीं, खाली बर्तन, हड्डी, औजार, गहने सब मिले खुदाई में। वो वाला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, जिसमें सीधे सीधे लिखित साक्ष्य मिल गया, किताबें मिल गई, रचनाएं मिल गई, पढ़ा भी जाएगा उसको, वो है ऐतिहासिक काल। और बीच का काल क्या कहलाएगा? जिसमें या तो लिपि मिली तो पढ़ नहीं पाए, और पढ़ लिए हैं तो उस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये डाउटफुल समय कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। जटिल कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास किए हैं। वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सा समय आएगा? ब्रॉडली देखा जाए तो इसमें पाषाण काल आएगा आपका। कौन सा काल आएगा? पाषाण काल। उसके बाद आपका ताम्र पाषाण काल। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी मत जाओ, है ना। तो कुल मिला के एक याद रखो, पाषाण काल।
उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में दो आ गया आपका, हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये आ गई आपकी आद्य ऐतिहासिक में। और ऐतिहासिक में क्या आ गया, ऐतिहासिक में आ गया आपका वैदिक काल के बाद जो समय आता है, वैदिक काल के बाद का समय महाजनपद काल कहते हैं। तो महाजनपद काल से ही शुरू होकर आपका एक समय है 650, मतलब आप अभी तक का मान लीजिए, महाजनपद काल से वर्तमान तक मान लीजिए, चलिए इसको ऐतिहासिक काल को महाजनपद काल से वर्तमान तक मान लीजिए। ठीक है, अब इस ऐतिहासिक काल को फिर 3 भाग में बांटेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन ऐतिहासिक काल कब से कब तक आएगा, 600 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक। ठीक है, अच्छा ईसा पूर्व और ईस्वी आप लोग समझते हो ना, जो ईसा का जन्म हुआ था उनका बर्थडे था, जब जिस दिन ईसा का जन्म हुआ उसको हम एक मानक मान लिए, उसको एक स्टैंडर्ड मान लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, 0। अब समय नापना है, औजार चाहिए नापने का, तो हम क्या करेंगे, कितना कब, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई वो घटना कब हुई, तो ईसा के जन्म के 100 साल पहले हुई, या ईसा के जन्म के 50 साल पहले हुई, या फलाने घटना कब हुई, तो ईसा के जन्म के 319 साल बाद हुई। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, जन्म के पहले बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जन्म के बाद तो एना डोमिना, या जन्म के बाद, ऐसे याद रखो, वेना डोमिना क्या याद रखोगे, जन्म के बाद। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ईसा के जन्म को अपन 0 मान के चलते हैं, तो 0 के 150 साल पहले की घटना 150 ईसा पूर्व या बीसी। ठीक है, ईसा पूर्व या बीसी। और ईसा के जन्म के बाद की घटना, जैसे अभी हम लोग ईसा के जन्म के, या जीसस क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट के या ईसा के जन्म के 2022 साल आगे चल रहे हैं। कितने साल हो गए ईसा का जन्म हुए, 2022 साल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली उसको 2022 है, अभी सन कौन सा चल रहा है, 2022। कुछ लोग क्या करते हैं 2022 ईस्वी लगाते हैं, देखना वो सही है, क्योंकि 2022 के आगे अगर ईस्वी नहीं लगाओगे और कोई आके ईसा पूर्व लगा दिया तो आप तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी का कालक्रम देख लें मोटा मोटा। तो हमने 3 प्रकार के इतिहास को डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का समय पाषाण काल। ठीक है, ये पाषाण काल आपके यहाँ कब से है, तो 5 लाख साल से, 5 लाख से लगभग 7,000 साल तक है। ठीक है, 7,000 साल तक, एकदम रिजिड नहीं है ये, बदलते रहता है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, हड़प्पा और ये सब वाला समय आ जाएगा। तो ये 3500 से लगभग आपका 1750 तक ये आपका आ जाएगा हड़प्पा काल। ठीक है, और वैदिक काल आ जाएगा आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व, है ना। 3500 से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा काल, फिर 1500 से 600 ईसा पूर्व ये आपका वैदिक काल। इसको अलग से बाद में कर लेंगे डिटेल में, इसमें उलझना नहीं है अपने को। एक ब्रॉड में आपको बता रहा था कि कब से कब तक है, एक ध्यान में थोड़ा सा रहना चाहिए इसके लिए, है ना। इसको आगे डिवाइड करना पड़ेगा। कोई लोग क्वेश्चन कर देंगे कमेंट में कि भाई हड़प्पा तो 2350 से 1750 था, सर आपको नहीं पता। तो पता है, लेकिन वो क्या है कि मेच्योर हड़प्पा, प्री हड़प्पा, वो बहुत सारे उसके स्टेज रहते हैं, है ना। तो कहाँ से हमको उसको आद्य ऐतिहासिक मानना है, इस तरीके की बात है, उसमें नहीं उलझते, सिंपल रखते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांट लिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या आ गया, पाषाण काल आ गया, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब। आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। फिर ऐतिहासिक काल में महाजनपद काल से आगे का समय आ जाएगा, है ना। तो ये होता है। तो देखो क्या है, इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यहां से क्या करते हैं अपन लोग, एक टाइमलाइन लेके चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ले लेंगे, बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसको देखना हो वो देखेगा। चलिए बाय बाय।